मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। इसमें क्या होगा कि हमारा जो एंजाइम कैटलिस्ट है, ये मान लेते हैं एंजाइम कैटलिस्ट जो है वो, उसमें जो होंगे बहुत सारे एक्टिव ग्रुप्स या एक्टिव पोर्स होंगे, एक्टिव पोर्स होंगे, बहुत सारे पोर्स होंगे जो एक्टिव होंगे। और जब इसमें सबस्ट्रेट आएगा तो ये एक्टिव ग्रुप्स क्या करेंगे, उसको स्पेस प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अंदर चला जाए। तो सबस्ट्रेट जो आएंगे इसमें गिरेंगे आके, ठीक, सबस्ट्रेट आएंगे इसमें गिरेंगे आके और क्या फॉर्म करेंगे, एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, एक क्या फॉर्म करेंगे, एक्टिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, एक्टिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दिए। उसके बाद डिकम्पोजिशन हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन। और ये ऐसे फिट होंगे, ये सबस्ट्रेट आएंगे और ऐसे फिट होंगे जैसे कि लॉक में फिट हो जाती है, उसके बाद जो है ये रिएक्शन दे देंगे। जैसे ये सबस्ट्रेट आएंगे, एंजाइम देखो, एंजाइम कुछ इस तरीके से रहेंगे। मतलब एंजाइम के हम एक पार्ट की अगर बात करें, एंजाइम अगर इस प्रकार है, अगर एंजाइम ये है, ये एंजाइम मान लिया तो ठीक। तो इस तरीके से ये सबस्ट्रेट का एक पार्ट हमने ले, केवल एक पार्ट दिखा रहा हूँ, ये एंजाइम ले, ये एंजाइम ले। तो ये एंजाइम्स जो हैं वो इस तरह यहाँ पे रहेंगे, ठीक। और ये सबस्ट्रेट आएगा, मान लें एंजाइम को ई, इसको एस मान लेते हैं। तो ये ई और एस जब मिलेंगे, जब ये दोनों मिलेंगे तो ये ऐसा कुछ बनाएंगे, ठीक। ये फिट होके ऐसा कुछ बनाएंगे, जैसे ई एस स्टार कह देंगे। ये हो गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये पहले स्टेप में फॉर्म होगा, ये है फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट में, जिसमें ये जो होंगे एक्टिव ग्रुप्स की तरह एंजाइम्स जो होंगे, वो एंजाइम्स के जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स होंगे और एक्टिव पोर्स होंगे, इनके पास एक्टिव पोर्स होंगे, वो क्या करेंगे, सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। और सबस्ट्रेट जो होगा इसमें क्या होगा, इसके साथ मिल जाएगा और क्या बनाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसके बाद इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब ई एस स्टार का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। और वो क्या बनाएंगे, ई प्लस स्टार बना देंगे। वो क्या बना देंगे, ई प्लस स्टार बना देंगे। हमारा ये जो हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये हमारा जो हमारा एंजाइम था वो क्या करेगा, निकल जाएगा। जो हमारा एंजाइम था वो निकल जाएगा और जो है हमारा प्रोडक्ट बना देंगे। मतलब ये जो है, ये चीज़ जो है, इसको बनाने बार जरूरत नहीं, ये चीज़ बन के ये हट जाएगा और ये ई डबल डैश कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक। ये प्रोडक्ट बन जाएगा, इसको ये मान, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक कैटलिस्ट में कुछ होता नहीं ज़्यादा, इसमें यही होता है कि ये जो सरफेस है वो एक उसकी तरह बिहेव करता है। और इसमें आते हैं एक्टिव पोर्स होते हैं, एक्टिव पोर्स में आते हैं और सबस्ट्रेट आके अट्रैक्ट होते हैं। उनके साथ क्या बनाते हैं, मिलते हैं इनके साथ ये एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट है, ये मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन्होंने बना लिया, उसके बाद इसका डिकम्पोजिशन होता है, तो ये फॉर्म करते हैं ई प्लस एस स्टार फॉर्म करता है, ठीक। अब देखो ये इतना नीचे होगा, यही क्या है, मैकेनिज्म है एंजाइमेटिक कैटलिस्ट की। एंजाइमेटिक कैटलिस्ट में और कुछ नहीं है, यही मैकेनिज्म एंजाइमेटिक कैटलिस्ट की। इसके बाद जो होता है सॉल्यूशंस। अब हमको सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन मेनली
3 प्रकार के होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन थे? ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और एसोसिएटेड सॉल्यूशन। हमको यहाँ मेनली कोलाइडल सॉल्यूशन ही पढ़ना है, सॉल्यूशन में भी कोलाइडल सॉल्यूशन, तो और का कोई मतलब नहीं, कोलाइडल सॉल्यूशन पे ही आते हैं। वैसे जान लीजिए ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो बहुत छोटे जिसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशंस होता है। कोलाइडल की रेंज और थोड़ा कम होती है, ये साइज के बेसिस पे था, और एसोसिएटेड के और जगह है। कोलाइडल सॉल्यूशन Colloidal solution are those solution whose particle size in between 1 nanometer to 1000 नैनोमीटर। अगर कोई सोल्यूशन ऐसे पार्टिकल्स का सोल्यूशन बना रहा जिसकी साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक आ रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? कोलाइडल सोल्यूशन बोलेंगे। ऐसे सोल्यूशन जो बन रहे हैं जिसमें सोल्यूशन में पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है, तो उसे कोलाइडल सोल्यूशन हम बोल देंगे। हम उसके बाद कोलाइडल सोल्यूशन जो है फिर फर्दर डिवाइड किया गया। तो कोलाइडल नहीं, डिवाइड करने से पहले हमको 2-3 बातें जानी। सबसे पहले डिस्पर्स फेज क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज, कोलाइडल के अंदर ही डिस्पर्स फेज होता है। डिस्पर्स फेज क्या होता है? डिस्पर्स फेज क्या होता है कि आप डिस्पर्स फेज उसको कह सकते हैं जैसे सॉल्यूट। देखो जो इन द सॉल्यूशन में जो जिसकी मात्रा कम होगी उसे डिस्पर्स फेज बोलेंगे। इसकी डिफिनेशन आप देख सकते हो कि इन कोलाइडल सॉल्यूशन द substance which is present in less amount। सब्सटेंस देखो ऐसे कोलाइडल सोल्यूशन में क्या सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब सॉल्यूट कह सकते हो, ठीक। जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उन्हें डिस्पर्स फेज बोलते हैं। डिस्पर्जन मीडियम बात के लिए इम्पोर्टेंट है ना, डिस्पर्जन मीडियम। कोलाइडल सोल्यूशन में इसको नहीं लिखाएंगे। कोलाइडल सोल्यूशन में ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। जो सब्सटेंस स्मॉल अमाउंट में डिस्पर्स फेज, जो लार्ज अमाउंट में डिस्पर्जन मीडियम। ठीक। अब इसके बाद जो है लायोफिलिक कोलाइड्स। पहला, ये ऑन द बेसिस ऑफ द इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन के बेसिस पे है। इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन के बेसिस पे देखो लायोफिलिक कोलाइड व्हेन ये क्या होगा लविंग लिक्विड लविंग, इसको बोलते हैं लिक्विड लविंग, इसको बोल सकते हैं लिक्विड लविंग बोलते हैं, लिक्विड लविंग बोलते हैं। जब लायोफिलिक कोलाइड्स वो कोलाइड्स होते हैं जिसमें डिस्पर्स फेज इज हाईली अट्रैक्टेड बाय द डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में अट्रैक्शन या एक दूसरे से एग्रीगेट मिलने की क्षमता अधिक हो, मिलने की क्षमता ज़्यादा होती है, उसे लायोफिलिक कोलाइड्स बोलते हैं। लायोफिलिक कोलाइड्स उसे बोलते हैं जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम एग्रीगेट विद ईच अदर फॉर्म द कोलाइड्स फॉर्म करते हैं। ऐसे कोलाइड्स को लायोफिलिक फेज, dispersed phase have greater affinity for
डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्स फेज के पास ग्रेटर एफिनिटी होती है डिस्पर्जन मीडियम के लिए। वही बताया डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज जिसमें अट्रैक्ट हो, जिसमें एग्रीगेट करने की क्षमता ज़्यादा हो और तुरंत सोल्यूशन दें, उसे क्या कहते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स बोलते हैं, जिसमें डिस्पर्स फेज है ग्रेटर एफिनिटी फॉर डिस्पर्सन मीडियम। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर। अब रिवर्सिबल इन नेचर का क्या मतलब है? रिवर्सिबल इन नेचर का ये मतलब है, अगर हम किसी फोर्स के द्वारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को अलग अलग करते हैं, कोगुलेट करते हैं या प्रेसिपिटेशन करते हैं किसी मेथड को द्वारा, तो फिर से अगर इनको मिलाया जाए, अगर इनको फिर से रिमिक्स किया जाए, तो ये फिर से लायोफिलिक मतलब कोलाइड फॉर्म कर देंगे। इनके अंदर फिर से कोलाइड को फॉर्म करने की क्षमता होती है, इसीलिए रिवर्सिबल बोला जाता है इनको, रिवर्सिबल इन नेचर। कि when separate disperse phase and dispersion medium with each other from collide then it remix then it form collide। इसमें फिर से पहले अगर हमने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को अलग अलग कर भी दिया, तो इनके अंदर क्षमता होती है कि फिर से कोलाइड को फॉर्म कर देगा, हम इनको मिलाएंगे, इसीलिए रिवर्सिबल होता है नेचर में। तो लायोफिलिक कोलाइड जो होते हैं, इनकी डिस्पर्स फेज और मीडियम की ग्रेटर एफिनिटी होती है, मिलने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब लायोफोबिक कोलाइड्स क्या होते हैं? लायोफोबिक कोलाइड्स लायोफोबिक कोलाइड्स क्या होते हैं? लायोफोबिक कोलाइड्स जो होते हैं, ऐसे कोलाइड होते हैं जिनके पास डिस्पर्स फेज हैव नो एफिनिटी फॉर डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के मिलने की एफिनिटी जीरो होती ही नहीं। डिस्पर्स फेज have no affinity for dispersion medium। डिस्पर्स फेज हैव नो एफिनिटी फॉर डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम के लिए कोई भी एफिनिटी नहीं होगी, तो ये क्या बोलेंगे, लायोफिलिक कोलाइड। इसको बोलते हैं इसीलिए लिक्विड हेटिंग, इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड हेटिंग बोलते हैं, इसीलिए डिस्पर्स फेज हैव नो एफिनिटी फॉर द डिस्पर्जन मीडियम। अब इसके बाद ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, ये कोलाइड इरिवर्सिबल क्यों होता है? अगर हमने एक बार सेपरेट कर दिया, अगर हमसे ये कोलाइड्स बने, कोलाइड तो बनेंगे इसमें जो होगा दूर डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम दूर रहेंगे, लेकिन कोलाइड तो बनाएंगे ना, ये कोलाइड बनाएंगे, ठीक। लेकिन इरिवर्सिबल नेचर में क्या होता है, अगर इसको हमने कोगुलेट किया या प्रेसिपिटेट किया, इस कोलाइड को प्रेसिपिटेट किया या अलग किया, कोगुलेट और प्रेसिपिटेशन मेथड ही है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को अलग अलग करने। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को हमने मेथड्स के द्वारा अलग किया, तो अगर हम फिर से डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम मिलाएंगे, तो ये कोलाइड कभी नहीं फॉर्म करेंगे, ये कोलाइड नेवर बी फॉर्म कोलाइड अगेन, कभी भी फिर से कोलाइड नहीं बनाएंगे। अगर हमने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम को अलग किया, तो ये कभी भी कोलाइड नहीं बनाएंगे, इसलिए इसको ये इरिवर्सिबल नेचर का होता है लायोफोबिक कोलाइड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स डिस्पर्स फेज।
अब देखो डिस्पर्स फेज के बेसिस पे हो गया ना, हाँ डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स फेज के बेसिस पे, डिस्पर्स फेज के बेसिस पे कोलाइड को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। डिस्पर्स फेज के बेसिस पे कोलाइड को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है। एक होता है मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड, ये सब कोलाइड है, कोलाइड ठीक, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड और एसोसिएटेड कोलाइड्स। देखो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड क्या होता है, जब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एग्रीगेट विद ईच अदर, या मिलते हैं एक दूसरे से तो क्या फॉर्म करते हैं, कोलाइड फॉर्म करते हैं, जिसका रेंज कोलाइडल रेंज मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है, तब उस कोलाइड को बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। उस कोलाइड को क्या बोलेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड बोलेंगे। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं, जब बिग मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जब बिग मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट करें, मिले एक दूसरे से और कोलाइड फॉर्म करें तो उससे बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स। अब और कोलाइड फॉर्म करेगा उसकी भी रेंज इतनी है ठीक। Associated collides are those collides in which the large number of particles aggregate with each other to form the collide, which is known as associated collides, and it is also formed, ये important इसलिए है क्योंकि it also form micelles form करता है at Kraft temperature। जिस टेम्परेचर पे ये माइसेल का फॉर्मेशन करेगा ये कोलाइड, उसे बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर एसोसिएटेड केवल इतना है कि इसमें नो मिसेल्स फॉर्म, और इसमें मिसेल्स फॉर्म होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसे क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, और जिस कंसंट्रेशन मिसेल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं मिसेल कंसंट्रेशन, उसे क्या बोलते हैं, मिसेल कंसंट्रेशन। तो अब इसके बाद हमको जो जानना है, ये डिस्पर्स फेज के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया कि डिस्पर्स फेज के बेसिस पे अब हमको जानना क्या है कि मिसेल्स होते क्या है, माइसेल्स होते क्या हैं और ये कैसे फॉर्म हो रहा है। माइसेल्स होते क्या हैं और ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं। मिसेल्स की स्पेलिंग है ना, हाँ ठीक, मिसेल्स की स्पेलिंग। अब देखिए डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम 2 है, मैंने बताया। अब लार्ज नंबर ऑफ, अगर माइसेल्स फॉर्म करना है तो जब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के द्वारा ही माइसेल्स की डिफिनेशन बता सकते हैं। हमने लिया सोप, सोप इज द डिस्पर्स फेज। ये क्या है, डिस्पर्स फेज कह सकते हो इसको क्या कह सकते हो, डिस्पर्स फेज कह सकते हो। सोप जो है डिस्पर्स फेज है। इसका फॉर्मूला है C17H35CONA ठीक। जब इसके C के लार्ज पार्टिकल्स, जब हमने ये सोप डिस्पर्स फेज जो है उसको जब हमने किस में मिलाया, वाटर में, उसको जब हमने वाटर मिलाया, जब सोप को हमने किस में मिलाया, वाटर में मिलाया, जब सोप को हमने वाटर मिलाया, देखिए होता क्या है कि ये जब सोप, ये हमारा वाटर है, ये हमने सोप को वाटर में मिला दिया, सोप को वाटर में मिला दिया तो हम देखते हैं कि इस तरीके का कुछ बन रहा है ठीक। जब सोप को हमने मिलाया तो फॉग बनता है, फोम बनती है, उसको बोलते हैं ठीक। तो ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, वाटर में मिलाया, जैसे डिस्पर्जन मीडियम, ये डिस्पर्जन मीडियम की तरह बिहेव करेगा, डिस्पर्स फेज की तरह। जब ये मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि एक हाइड्रोफोबिक, इसके जो है 2 पार्ट होंगे, ये R
COONA, RCO माइनस, सॉरी, इसके दो पार्ट होंगे, एक रहेगा R और एक रहेगा COO माइनस। एक R इसके पार्ट है, एक CO माइनस है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है ये नॉन पोलर टेल की तरह बिहेव करेगा। नॉन पोलर टेल, ये टेल है, नॉन पोलर टेल की तरह बिहेव करेगा और इसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है। और ये क्या है? ये पोलर हेड है, पोलर चार्ज है ना, पोलर हेड है, जो किस तरह बिहेव करेगा? हाइड्रोफिलिक की तरह, हाइड्रोफिलिक की तरह, हाइड्रोफिलिक कोलाइड की तरह। अब देखो, ये हाइड्रोफोबिक की तरह बिहेव कर रहा है, ये हाइड्रोफिलिक की तरह बिहेव कर रहा है। ये वाटर लविंग है और ये वाटर रिपेलिंग है, ये वाटर रिपेलिंग है। तो इसीलिए ये वाटर से ऊपर है, ये वाटर के सरफेस पे, वाटर की सरफेस पे ये रहेगा। वाटर सरफेस पे जो पोलर हेड है हमारा, ये वाटर सरफेस पे रहेगा CO माइनस, और R जो है अपर साइड रहेगा, जिसको नॉन पोलर टेल बोलेंगे, जो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है, वो इस तरीके से रहेगा। तो अगर हम एक ड्रॉप ऑफ वाटर की बात कर लें तो माइसेल कैसे फॉर्म होता है? देखो, अगर ये हमने बात कर लिया, ये वाटर का ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट। अब देखो, जो वाटर लविंग होगा, मतलब CO माइनस का पार्ट, CO माइनस का पार्ट, वो इसको बड़े में पढ़ दूंगा, जो CO माइनस का पार्ट रहेगा, जो COO माइनस का ये पार्ट, ये क्या रहेगा? अंदर रहेगा। और ये टेल जो कि R है वो बाहर रहेगी। ये COO माइनस, ये टेल, ये CO माइनस, ये टेल, ये CO माइनस, ये टेल, ये टेल, ये CO माइनस, ये COO माइनस, ये टेल, ये COO माइनस, ये टेल, ये COO माइनस, ये टेल। तो ये जो है इस तरीके का एक वाटर का जो पार्टिकल है, जो एक वाटर का पार्टिकल है, या सॉल्यूशन का पार्टिकल है, वो इस तरीके के माइसेल, इसी को बोलते हैं माइसेल्स, इस तरीके के माइसेल्स को फॉर्म कर रहा है, जिसमें R जो है ये नॉन पोलर टेल की तरह बिहेव कर रहा है, और ये जो है वो हेड की तरह बिहेव कर रहा है, हेड की तरह है। दिस इज हाइड्रोफिलिक एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक, वाटर लविंग, ये वाटर है ना द सॉल्यूशन, और ये टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। कि इस तरीके से ये क्या बना रहा माइसेल्स बना रहा। जब हमने क्या किया, वाटर में सोप को डाला, वाटर जो था डिस्पर्सन मीडियम था, सोप जो है डिस्पर्स फेज था, तो उसके बाद क्या हुआ, ये टूट गया RCO माइनस में, Na प्लस आयन और RCO माइनस आयन में। RCO माइनस के दो पार्ट होंगे, R होगा जिसको नॉन पोलर टेल बोलेंगे, जो कि हाइड्रोफोबिक होगा नेचर में, और CO माइनस जो होगा पोलर हेड होगा, जो हाइड्रोफिलिक होगा नेचर में। वाटर लविंग होगा CO माइनस, और R जो होगा टेल जो होगा वो वाटर हेटिंग होगा। तो वाटर हेटिंग जो होगा वो बाहर रहेगा, वो वाटर लविंग अंदर रहेगा। अब जो है कैसे क्लीन करेंगे? अब देखो, सोप या डिटर्जेंट के द्वारा, माइसेल तो फॉर्म करना हम जान गए, अब सोप और डिटर्जेंट के द्वारा कैसे हम क्लीन करते हैं? क्लीनिंग एक्शन कैसे क्लीन करते हैं? तो क्लीन करना भी बहुत सरल है। जैसे कोई कपड़ा लिया, इसमें कहीं कोई गंदगी लगी है, जिसको ऑयली पार्ट हम मान लेते हैं, ये ऑयली पार्ट हम मान लिए कि कोई गंदगी लगी हुई है। तो इसको अगर हमको क्लीन करना है तो सबसे पहले ये क्या करता है, माइसेल्स क्या करते हैं, ये जो है वाटर हीटिंग है, टेल जो है वो क्या है, वाटर हीटिंग है। लेकिन ये ऑयल्स को क्या करेगी, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, और लेकर जाएगी। ये जो होगा क्या काम करेगा, टेल यही काम करेगी कि ये जो ऑयल्स रहेंगे, डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे, उनको क्या करेगी, ये अट्रैक्ट करेगा और उसको लेके जाएगा किसके अंदर, माइसेल का जो फॉर्मेशन हुआ है उसके अंदर लेके जाएगा, और वो फिर उसके बाद उसको डस्ट को क्लीन कर देगा। ये टेल क्या करेगा, ये डस्ट पार्टिकल को अंदर लेके जाएगा, और माइसेल्स क्या करेंगे, उसको क्लीन कर देंगे। जितने माइसेल्स, इस तरह के जितने माइसेल्स फॉर्म हुए वो क्या करेंगे, उनको क्लीन करते।
चले जाएंगे, उनको क्लीन करते चले जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल के बाकी ले जाएंगे जो कि क्लीन करते चले जाएंगे। तो ये क्लीनिंग एक्शन हो गया।